Hello friends, welcome to the Decode IAS classes. Today we are going to start the Marxism approach to study international relations. हम लोग इससे पहले आइडियलिज्म, रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म ये कर चुके हैं, ठीक है। आज मार्क्सिज्म करेंगे तो वी विल बी कंप्लीटिंग द अप्रोचेस सेक्शन। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट बैक टू द नोट्स। फर्स्ट स्लाइड फॉर यू। फोकस करिएगा यहाँ पे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर लेक्चर से पहले इनफैक्ट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एरियाज दैट वी आर गोइंग टू रीड, है ना। सो लेट्स स्टार्ट इन दैट फैशन, सिमिलर फैशन। फोकस करिए यहाँ पे। मार्क्सिज्म अप्रोच में हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है आइडिया ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये है होता क्या है अकॉर्डिंग टू मार्क्स या मार्क्सियन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फाउंडेशन ऑफ मार्क्सिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, दूसरा चीज पढ़ना है। तीसरा, लेनिन की पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तीसरा। चौथा, आइडिया ऑफ ग्राम्सी क्या है, ठीक है। पांचवा, आइडिया ऑफ कॉक्स क्या है। छठा, आइडिया ऑफ वॉलेस्टीन क्या है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्क्सिज्म को हम लोग एक केस स्टडी के दरमियान देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक crisis that happened in 2008. This is your 7th. Alright? हालांकि ये काफी बड़ा चैप्टर है तो हम लोग इसको छोटे छोटे पीसेस में करेंगे। जैसे हम लोग पहले ही सेक्शंस में कर लेंगे आइडिया, फिर करेंगे फाउंडेशन, इस वाले वीडियो में ये चीजें कवर होंगी, फिर करेंगे आइडिया ऑफ ग्राम्सी, फिर करेंगे आइडिया ऑफ कॉक्स, और उसके बाद ये तीन, मतलब जो मैं अभी ब्लू में मार्क कर रहा हूं, लेनिन, वॉलेस्टीन और ये केस स्टडी, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो मार्क्सिज्म का सेकंड पार्ट होगा। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज स्टडी से देखिए, आइडिया ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या है। मार्क्सिज्म स्टडीज द क्लास टू द डीपेस्ट लेवल ऑफ द सोसाइटल स्ट्रक्चर। मतलब सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर डिपेंड करती है कि आपके सोसाइटी में क्लास कैसा है। कहने का मतलब ये कि अगर क्लास के बेसिस पे अगर आपकी सोसाइटी डिवाइड होती है तो मतलब आपका जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो कास्ट के लाइन पर है, ठीक है। तो आप कास्ट को या क्लास को जितना ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, हम लोग मार्क्सिज्म की बात करें तो हम लोग क्लास की बात कर रहे हैं। क्लास का मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। सोसाइटी में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है वो डिसाइड करता है क्लास कैसे होगी, कितने तरह के क्लास होंगे, और उस क्लास की क्लासिफिकेशन हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बनाता है, ठीक है। दूसरी चीज, इन इंटरनेशनल रिलेशंस मार्क्सिज्म एडवांसेस दैट ऑल दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड, विश्व में जो जो घटनाएं घटती हैं उसका कुछ ना कुछ डायरेक्ट रिलेशन होता है स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स या अदर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो भी होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे स्टेट्स को कि एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करें। फॉर एग्जांपल, जब दुनिया यूनिपोलर था और उससे पहले जब बाइपोलर था, जब बाइपोलर था तो पूरी दुनिया में यूएसए एंड यूएसएसआर का दबदबा हुआ रहता था, और सारी दुनिया जो है, हर स्टेट या तो इसके ब्लॉक को ज्वाइन करते थे या तो इसके ब्लॉक को ज्वाइन करते थे। दैट वाज द कोल्ड वॉर एरा। इन दोनों की एक्शंस बाकी स्टेट्स को कंपेल करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे एक पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेवियर के लिए। जब उसके बाद कोल्ड वॉर खत्म होता है तो एक और नया स्ट्रक्चर बनता है, वो चीज यूनिपोलर, जहां पे सिर्फ यूएसए है। अब ये अकेले पूरी दुनिया में कंट्रोल करता है, दुनिया के लोग स्टेट्स को बताता है कि आप इस प्रकार से बिहेव करेंगे। और उसके बाद अभी का जो सिचुएशन है वो है मल्टीपोलर। तो अकॉर्डिंग, और यहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारे हेड्स हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या वर्ल्ड की जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर डिटरमिन करती है, इन्फ्लुएंस करती है स्टेट्स के बिहेवियर को, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है, बाइपोलर हो, यूनिपोलर हो, मल्टीपोलर, ये स्ट्रक्चर्स जो डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमिक एडवांसमेंट से, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे अभी आके, जाके समझने की कोशिश करिए। फाउंडेशन में क्या कहा जा रहा है, देखिए, मार्क्स बिलीव्ड that any change in the history is driven by the change in its economic development. For example, जब हम लोगों की हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है,
वो कैसे आया, इसमें सडनली इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के कैसे बोला, उसके नीचे की इकोनॉमिक रीजंस क्या है। इकोनॉमिक रीजंस ये हैं कि हम लोगों ने अपने इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबरेट किया, हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा खोला, थोड़ा ओपन गए। तो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश में हुई और उसका इंपैक्ट हमारे हिस्ट्री में पड़ता है। इसका और अच्छा एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हिस्ट्री और इकोनॉमी रिलेटेड है। जैसे इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है दोस्तों, कभी कोई नहीं सोचा था कि अंग्रेज इंडिया में सिर्फ लूटने आए हैं, तब तक नहीं सोचा था जब तक दादा भाई नारोजी ने अपनी रिपोर्ट में, एक किताब में उन्होंने कहा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो दादा भाई नारोजी की थ्योरी है, इसमें हमें समझ में आया कि ये लोग सिर्फ लूटने आए हैं, और तब हमारी हिस्ट्री बदली, तब हम लोग इनको निकालने के लिए पीछे पड़ गए, तब हम लोगों ने शुरुआत करी मूवमेंट्स की। समझ में आ रही है चीज, ये हाउ इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री इज रिलेटेड, वही बात ये कह रहा है कि कोशिश कर रहा है मार्क्स। फिर क्या कहते हैं, फॉर मार्क्स द स्टडी ऑफ सोशल वर्ल्ड ऑर्डर नीड्स टू बी इन टोटलिटी, मतलब ये मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, हिस्ट्री आएगी इसके अंदर, इकोनॉमी आएगी इसके अंदर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आएगा इसके अंदर। आप इन सब चीजों को समझेंगे एक साथ, इकट्ठा, तब आपको यू विल अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड इन टोटो, इन कंप्लीट। ठीक है, अब ये मार्क्स फर्दर कहते हैं कि जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री फर्दर डिवाइड होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास स्ट्रगल के लिए। और ये क्लास स्ट्रगल किसके बीच में होता है, बिटवीन द कैपिटलिस्ट, जिसके पास पैसा है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और प्रोलेटेरिएट, जो लोग इनके लिए काम करते हैं, मतलब पर्टिकुलरली द लेबर क्लास। और एक दिन मार्क्स प्रेडिक्ट भी करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये प्रोलेटेरिएट जो है विल ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट क्लास। ऐसा क्यों उनको लगता है, व्हाई ही प्रेडिक्टेड दैट वे, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबरर क्लास which he witnessed। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। Marx believed that the society, in a society there are two concepts. Number one, factors of production, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और रिलेशनशिप क्या है ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब यह है कि कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से प्रोडक्शन होता है, और रिलेशनशिप ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब ये प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, किसके द्वारा करवा रहे हैं, और उन दोनों के बीच में प्रोड्यूसर और लेबरर का रिलेशनशिप। दे इंटरैक्ट, द फैक्टर्स, यहां पे फैक्टर्स में आ जाते हैं लेबरर्स, और रिलेशनशिप विद द प्रोडक्शन, मतलब यहां पे जो है ओनर्स। फैक्टर्स में रॉ मटेरियल आता है, कैपिटल आता है, सब कुछ आता है, लेकिन लेबर भी आता है ना। तो लेबर और प्रोडक्शन, इन दो ओनरशिप, इन दोनों की जो इंटरैक्शन होती है, इससे बनता है टेंशन। क्यों, क्योंकि इसका मोटो है प्रॉफिट, इसका मोटो है अपना वेजेस को बढ़ाना, तो इवेंचुअली टेंशन होगा ही, बिकॉज देयर इज एन इनहेरेंट थ्रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये है, एंड देयरफॉर द टेंशन विल अपीयर इन बिटवीन देम। और ये जो टेंशन है, टेंशन बोथ प्रोड्यूस एंड, इसका जो इंपैक्ट है टेंशन का, वो दोनों में पड़ेगा, प्रोड्यूस में भी पड़ेगा, और इट विल डिटरमिन द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी। मतलब द इंटरैक्ट एंड द प्रोड्यूस टेंशन, एंड दीज टेंशंस बोथ प्रोड्यूस एंड डिटरमाइन द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी। वो प्रोडक्शन में भी डिटरमाइन करता है और ऑल्सो डिटरमाइन्स द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी, कैसे होने वाली है, क्या इसमें क्लास स्ट्रगल से भरा होगा या नहीं होगा, ये तमाम चीजें। आगे मार्क्स कहते हैं, as the society progresses the means of production changes। ठीक है, प्रोडक्शन जो मीन्स मेथड्स होते हैं जो आउटडेटेड हो जाते हैं उसको फेंक दिया जाता है, रिडंडेंट हो जाता है, उसको कोई जरूरत नहीं है, यूज नहीं है। उसके बाद क्या होता है, उसके बदले में एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर आता है ऑन द सोसाइटी। क्यों, क्योंकि नया तरीका आ रहा है, दिस सिंबलाइजेस न्यू। ठीक है, अब ये नए तरीके जो आ रहे हैं वो पुराने तरीकों को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब ये एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इन द प्रोडक्शन, और इससे भी सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़ता है, सोसाइटी पे प्रेशर पड़ता है अगर हम ऐसे चेंजेस के लिए तैयार नहीं है तो। जैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे इकोनॉमी में आया था, इसीलिए हम लोग एग्रीकल्चर से डायरेक्टली सर्विसेज सेक्टर में डेवलपमेंट करने लग गए थे। हालांकि हम लोग का इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफी वीक है, बिकॉज वी जंप फ्रॉम हियर टू हियर। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आए तो जो अब्रप्टली आया था। आगे देखिए, यहां पे मार्क्स एक लाइन बनाने की कोशिश करता है, मैंने कोशिश करी है कि किस तरह से उसको एक फ्लो चार्ट में बता दिया जाए। ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस
हैज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ मार्केट इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल रिलेशन का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है मार्केट इंस्टीट्यूशन से, एज इन बेस्ड ऑन द रूल ऑफ एक्सचेंज इन ल्यू ऑफ करेंसी। मतलब ये जो मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मार्केट इंस्टीट्यूशन चलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ एक्सचेंज, और एक्सचेंज होती है इन ल्यू ऑफ करेंसी या मनी। और वो मनी क्या है? जो कि रेगुलेटेड है, जो कि क्रिएटेड लीगल टेंडर्स बाय द गवर्नमेंट। मतलब इन अदर वर्ड्स, द स्टेट और द गवर्नमेंट प्रोवाइड अस a legally recognized instrument, that is the legal tender money, to allow transactions in the market. It means state and the market are interacting. ये पैसे बना रहा है और यहाँ पे उसी पैसे का इस्तेमाल करके एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और ये जो कोर है, ये जो स्टेट और मार्केट का जो इंटरेक्शन है, यही है कोर ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। बात समझ में आ रहा है? इसी के बेसिस पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा सोसाइटी, पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर इसी पे टिका हुआ है। ऐसा मार्क्सियन स्कूल का मानना है, व्हिच इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट ट्रू। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में क्या बोला जा रहा है? इकोनॉमी इज द कोर ऑफ द डोमेन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन बिकॉज इट हैज गेन्ड मोर इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस सिंस कोल्ड वॉर एंड ऑनसेट ऑफ द वेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के लिए भी इकोनॉमी का दरवाजा खुला हुआ है। इकोनॉमी ने ग्लोबलाइजेशन का दरवाजा और खोल दिया है, और यही आज की तारीख में डिटरमिन करता है इंटरनेशनल रिलेशंस एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का कैसा होगा। इन 1970s द वर्ल्ड विटनेस अ प्रोलॉन्ग्ड यूएस वियतनाम वॉर, जिसमें ह्यूज ड्रेन ऑफ रिसोर्सेस हुआ है, बोथ लाइफ एंड मनी। अगर इन यूएस और वियतनाम वॉर के बारे में नहीं पता है तो जरूर पढ़ना, अगर चाहिए तो मैं इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दिस crisis, that US Vietnam War crisis, was coupled with oil crisis in 1973, again made US economy more vulnerable। मतलब ये दो घटनाएं, वियतनाम वॉर और ऑयल क्राइसिस, इन दो घटनाओं ने यूएस की इकोनॉमी को वल्नरेबल बना दिया था। और उसके बाद एक जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई यूएसएसआर में इन द मैनेजमेंट ऑफ द ईस्टर्न यूरोप was witnessed during the time of the Gorbachev। गोर्बाचेव जो रूलर थे उस समय के यूएसएसआर के, मिखाइल गोर्बाचेव, एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कहने का क्या मतलब है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है यूएसएसआर में ऑन द अदर हैंड, वो भी विटनेस किया जा रहा है ड्यूरिंग द गोर्बाचेव एरा एंड इट कंटिन्यूड टिल द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। मतलब क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी आप देख रहे हैं कि एक पावरफुल कंट्री किस तरह से इकोनॉमिक रीजन की वजह से वल्नरेबल हो जा रहा है, और ईस्टर्न साइड में भी किस तरह से रशिया जैसी बड़ी या यूएसएसआर जैसी बड़ी पावरफुल कंट्री फाइनेंशियल स्ट्रेस के आड़े आकर के किस तरीके से अपने पॉलिसीज को जबरदस्ती चेंज करने में मजबूर हो रही है। उसके रिलेशंस, उसके फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन द शेयर इकोनॉमिक ग्राउंड्स। यही बताने के लिए दो चार एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए थे। अब थोड़ा आगे यहाँ पे देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा आगे देखेंगे यहाँ पे, यू विल गेट मोर सच एग्जांपल्स। जैसे The subsequent US supremacy, ये सिचुएशन है जब हम लोगों ने कहा था ये यूनिपोलर हो गया है, मतलब ये आफ्टर कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। Subsequent US supremacy again brought the economy in a firm footing as globalization began। इसका मतलब जब से ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है, यूएस के जितने सारे लॉसेस थे वो फिर से स्ट्रॉन्ग फुटिंग पकड़ने में लग गए हैं। इकोनॉमी बिकेम एन इंपॉर्टेंट टूल इन द स्टडी ऑफ द सोसाइटी और पॉलिटिक्स। एक बहुत पुरानी कहावत है आईआर में, that there is no permanent enemy and permanent friend, there is only permanent interests, and on this permanent interest, rather mutual interest, parties या states interact। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन इन द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कैन बी क्लब्ड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द 16th and 17th century में क्या सिचुएशन थी। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ मर्केंटलिज्म एंड दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है, हम लोग इन दोनों स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे अलग अलग करके, हम समझ में आएंगे विद एग्जांपल्स। अगले स्लाइड पर। In the 16th and 17th century, a new idea of mercantilism began to emerge। इसके तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं टू अंडरस्टैंड। नंबर वन, पॉलिटिक्स शुड यूज इकोनॉमिक्स एज अ टूल फॉर पावर एक्विजिशन। पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को इस्तेमाल करना चाहिए फॉर पावर एक्विजिशन। द वर्ल्ड इज
an arena of conflict, a situation that every state is competing at the economic front with each other in the world, making it a zero game. What is a zero game? A zero game is a situation where one gain for one state is a loss for another. So basically, it is similar to the Nash equilibrium. Nash equilibrium, similar to Nash equilibrium. If one gains, then it will gain at the cost of the loss of another. This is the core of mercantilism. इसी को Nash equilibrium भी कहते हैं, इसको जीरो सम गेम भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा एस्पेक्ट क्या है मर्केंटिलिज्म का? पहला वाला हमने देख लिया, पॉलिटिक्स को यूज करना चाहिए इकोनॉमिक्स को। दूसरा हमने देख लिया कि वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी इकोनॉमिक फ्रंट पे ही है मोस्टली, जिसकी वजह से एक जीरो गेम बना हुआ है, इसकी वजह से जीरो टॉलरेंस, नो टॉलरेंस। और तीसरा एस्पेक्ट क्या है मर्केंटिलिज्म का? ये कहता है इट एडवोकेट्स दैट द स्टेट्स शुड बी केयरफुल ऑफ द गेन्स मेड बाय अनदर स्टेट। क्यों? अगर सामने वाला स्टेट ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा तो क्या होगा इन द इकोनॉमिक फ्रंट? होगा ये कि ये जो पैसा इवेंचुअली कमाएंगे, ये पैसा इवेंचुअली मिलिट्री फ्रंट में यूज हो जाएगा। आपकी इकोनॉमी अगर अच्छी है तो आप वही वाला पैसा मिलिट्री में लगाएंगे। इससे क्या होगा? इससे उस मिलिट्री के पावर को यूज करके द वन कंट्री माइट एंड अप अचीविंग मोर एंड कॉलोनियल टेरिटरीज या कॉलोनाइज्ड टेरिटरीज एंड गेन मोर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इससे क्या होगा? टेंशन और बढ़ेगा, क्योंकि कॉलोनाइज कर रहे हैं सब लोग अपने उसी इकोनॉमी को यूज करके, जिससे उनके पास एक मिलिट्री स्ट्रेंथ डेवलप हुई है। So अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अ स्ट्रांग इकोनॉमी? स्ट्रांग इकोनॉमी रिफ्लेक्ट अ स्ट्रांग हेल्दी वेल्थ या वेल्थ सिचुएशन और द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। और दूसरा है इट विल जनरेट पावर। सो स्ट्रांग इकोनॉमी विल जनरेट वेल्थ एज वेल एज पावर, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन क्या कहता है? ग्रेजुअली विथ टाइम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है। ये बेसिकली एक शब्द में कहा जाता है, ये लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये एडवोकेट किया जाता है कि सिचुएशन मार्केट संभाल लेगा फ्रीली, मार्केट के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्टेट का अगर इंटरफेरेंस होता है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, इट इज कंसीडर्ड एज रेट्रोग्रेसिव, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, कि नो कंट्री इज सेल्फ रिलायंट इन द सेंस इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब उसके पास कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होगा और यही स्पेशलाइजेशन दूसरे कंट्रीज के पास भी होगा। तो स्पेशलाइजेशन इज द की टू इंटरनेशनल ट्रेड, और इसी से इंटरडिपेंडेंसी बढ़ जाती है। और ये इंटरडिपेंडेंसी जब बढ़ जाती है तो म्यूचुअल कंसेंट से बनती है। ये म्यूचुअल कंसेंट एंड कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब एक कंट्री को वही चाहिए जो दूसरे के पास ऑफर करने के लिए है, ऐसे सिचुएशन, क्योंकि भाई सब कंट्री के पास कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन है। अब दिस स्पेशलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन लीडिंग टू ट्रेड एंड इंक्रीज इन ग्लोबल वेल्थ, वेरी ऑब्वियस। Now this school of economic liberalism puts this individual consumer at the center stage, मतलब कि देश में सबसे सेंटर स्टेज में कौन है? इंटरनेशनल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है इंसान, मतलब जनता, उनको ही सेंटर स्टेज पे रखा गया, इंडिविजुअल्स को सेंटर स्टेज पे रखा गया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के मॉडल में इंडिविजुअल वांट्स या कंज्यूमर्स को सेंटर स्टेज पे रखा गया, बिकॉज कंज्यूमर्स का यह है कि दे विल ऑलवेज विलिंग टू मैक्सिमाइज देयर इंटरेस्ट, and this maximization of interest of the individual can be ensured only by a free market economy. This is how you have to link. So individual को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंस देने के लिए हमें फ्री ओपन मार्केट को या फ्री मार्केट को प्रमोट करना पड़ेगा, और अगर हम ये प्रमोट करते हैं तो उसी को ही लिबरलाइजेशन कहते हैं या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशंस दैट ईच एंड एवरी कंट्री इज प्रोबब्ली हैविंग, और उसी की वजह से हमारा जो वर्ल्ड का जो मॉडल है या जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहता है या एट टाइम्स वो स्टेबल नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ द चेंजेस। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सो वर्ल्ड ऑर्डर इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन व्हिच क्रिएट्स एन इंटरडिपेंडेंट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रक्चर या वर्ल्ड मॉडल। और ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या इकोनॉमिक लिबरलिज्म बिलीव्स दैट इंडिविजुअल्स आर द कंज्यूमर आर द सेंटर स्टेज, दे विल डायरेक्ट द एक्शंस ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? मार्क्स भी अपना कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें बोलते हैं, जैसे टुडे इन द 21st century it can be observed under the dominant trends of globalization, जैसे MNC और TNC, मतलब
मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज, यही लोग तो हैं जो आज भी थर्ड वर्ल्ड नेशन में जाके हंट करते हैं फॉर चीप लेबर्स। ये दो इस तरीके के ट्रांस नेशनल या नॉन एक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने फंक्शनलिज्म में पढ़ा था, विच एक्चुअली चैलेंजेस दिस स्टेट उसकी सिग्निफिकेंस को, क्योंकि सब काम तो यही लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, हम इसको समझते हैं। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो एक रिग्रेसिव मशीनरी है, ये चलता है सिर्फ प्रॉफिट के मोटिव से, एंड इट विल ग्रेजुअली विल हैपन दैट ईच एंड एवरी नेशन विल एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स टू गेन फर्दर प्रॉफिट्स। और ये न्यू मार्केट्स का मतलब क्या है? दे विल क्रिएट और कॉलोनाइज मोर एंड मोर स्टेट्स। That's why mercantilism and economic liberalism caused cultural imperialism and colonialism. और आज की तारीख में जैसे मैंने कहा, ये MNC, TNC जो हंट कर रही हैं अभी भी फॉर चीप लेबर्स रिसोर्सेज फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये एक ब्रॉड पिक्चर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हम लोग ग्राम्सी को पढ़ेंगे और कॉक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो इमैनुअल वॉल्स्टन है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ग्राम्सी को पढ़ लेते हैं। ग्राम्सी का तर्क बहुत ही सुंदर है, बड़ा ही सुंदर है। ग्राम्सी बहुत ही दिमाग से उसने कुछ चीजें लिखी हैं, मैं आपको सुनाता हूं अभी। देखिए ग्राम्सी क्या कहता है। ग्राम्सी वांटेड टू स्टडी एज टू व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू प्रमोट अ रेवोल्यूशन इन द वेस्टर्न यूरोप, as Marx used to say that the industrial society will undergo a social revolution eventually। मतलब मार्क्स को लगता था ना कि कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जब प्रोलेटेरिएट्स जो हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, वो ओनर्स या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वालों के ऊपर एक दिन चढ़ाई जरूर करेंगे। देयर विल बी अ रेवोल्यूशन, अ सोशल रेवोल्यूशन। लेकिन ग्राम्सी कहता है कि ऐसा हुआ क्यों नहीं वेस्टर्न यूरोप में, जो कि एब्सोल्युटली एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। वहां पे मार्क्स की बात क्यों नहीं फॉलो करी गई, क्यों वहां पे सोशल रिवोल्यूशन नहीं हुआ इवेंचुअली। एंड ऑन द अदर हैंड जो नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जैसे कि उस समय का यूएसएसआर, वहां पे बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए। तो ये तो मार्क्स के बातों से ऑपोजिट हो रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? इसी चीज को आंसर देने के लिए ग्राम्सी एक किताब में, इसको कहते हैं प्रिजन नोटबुक्स, उन्होंने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। अकॉर्डिंग टू ग्राम्सी वो कहते हैं कि पावर जो है ये दो तरीके से आप पा सकते हो। इनफैक्ट पावर इज अ मिक्स ऑफ कोएर्शन मतलब फोर्स, और दूसरा है कंसेंट मतलब मनाना। ये कंसेंट जो है ना, ये एक्चुअली परसुएशन है, आप परसुएड कर लेते हो लोगों को। अब मार्क्स का कोएर्शन का मतलब क्या, उनका जो बेस है ना, उनका जो फाउंडेशन है उनकी थ्योरी का, वो यह है कि जबरदस्ती किया जा रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इसकी वजह से एक हायर क्लास एक लोअर क्लास को फोर्स करता है। सो मार्क्स वाज फोकस्ड हियर एज टू हाउ अ सोसाइटी कोएर्सिवली एक्सप्लॉइट्स द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी तो पुअर है और यही उसका बेस है, और इस बेस के ऊपर आप सुपरस्ट्रक्चर बना सकते हो। दिस इज मार्क्स। लेकिन मार्क्स ने ये कंसेंट वाला एस्पेक्ट को नहीं छुआ। ये कंसेंट क्या है? ये बेस के ऊपर सुपरस्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अ सोसाइटी वेयर हेजिमनी इज बेस्ड ऑन अ हेजिमनी इज कंसेंट डोमिनेटेड, द रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास फर्स्ट ट्राइज टू कंट्रोल ऑल योर कल्चर्स, मोरल्स एंड पॉलिटिकल वैल्यूज। मतलब क्या है, इसको समझिए जरा। अगर जबरदस्ती हम किसी के ऊपर शोषण करते हैं क्लास के बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे, दैट इज कोएर्शन, दैट इज द क्लास स्ट्रगल दैट मार्क्स वाज कंसर्न्ड विद। लेकिन ग्राम्सी कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे नॉन इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी सोशल रेवोल्यूशन हुए हैं, क्योंकि मार्क्स सिर्फ जो है फोकस करता था कोएर्शन पे। ग्राम्सी फोकस करता है अपार्ट फ्रॉम कोएर्शन, ग्राम्सी फोकस करता है कंसेंट पे। ये कंसेंट एक ऐसी चीज है ना कि यार तुम मान लो मेरी बात, हम कह रहे हैं ना, बात को मान लो। ये कोएर्सिव तरीका नहीं है, ये परसुएसिव तरीका है। बात तुम वही कह रहे हो, तुम सामने वाले को फोर्स ही कर रहे हो, तुम सामने वाले को हेजिमनी, अपना हेजिमनी ही उसके ऊपर इंपोज कर रहे हो, अपना वर्चस्व ही इंपोज कर रहे हो। लेकिन फर्क यह है कि तुम उसको प्यार से कहते हो, कंसेंट उसका लेते हो। और उसका कंसेंट कैसे लेते हो? पहले तुम उसके सारे कल्चर, मोरल, पॉलिटिकल वैल्यूज पे कंट्रोल कर लेते हो, फिर उसको स्लोली 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 बातचीत के जरिए, इंटरेक्शन के जरिए, रूलर्स और रूल्ड के इंटरेक्शन के जरिए तुम उनको कन्विंस करा लेते हो कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है सिविल सोसाइटी का, क्योंकि ये सिविल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देती है फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन द मासेस एंड द रूलर्स, द डोमिनेंट ग्रुप। इसी चीज को वैल्यू डिस्पर्शन कहते हैं। तुम्हारा वैल्यू को हटा करके स्लोली स्लोली अपना वैल्यू घुसेड़ना। और इससे क्या होगा? इससे उनकी जो हेजिमनी है, क्योंकि तुम लोग कंसेंट दे रहे हो फॉर सम रीजन, तो ये जो हेजिमनी है उसको एक लेजिटिमेसी मिल जाती है, तो इसको कहते हैं कल्चरल हेजिमनी। कल्चरल हेजिमनी।
बात समझ में आ रहा है? इट इज इंटरेस्टिंग। एग्जांपल्स में दे सकते हो, छोटा सा एग्जांपल ले लो। मैं यहाँ पे इंडिया में जबरदस्ती घुस के कॉलोनी बना सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैंने क्या किया, मैंने KFC, मैंने मैकडोनल्ड्स, ये छोड़ दिया। दिस आर ऑल माय सॉफ्ट पावर। जैसे मैंने इनको छोड़ दिया तुम्हारे देश में या किसी भी देश में, तो वहां पे इसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे उनके खुद के वैल्यूज हटते रहेंगे और हमारे वैल्यूज घुसते रहेंगे। दैट इज द कल्चरल हेजेमनी विच इज बीइंग लेजिटिमाइज, क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी से खा रहे हैं ना KFC, अपनी मर्जी से खा रहे हैं मैकडोनल्ड्स। समझ में आ रहा है बात? दैट्स द थिंग, दैट्स द एरिया जो ग्रामसी कहने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। रॉबर्ट कॉक्स क्या कहता है। कॉक्स जो है, रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स, ये कहते हैं ही डेवलप्स फर्दर फ्रॉम द आर्गुमेंट्स ऑफ द ग्रामसी। ये कहते हैं उनकी जो थ्योरी है, इज ऑलवेज, theories are always a reflection of the context, time and space. थ्योरी जो भी है, जिसने भी दिया है, जिस किसी भी चीज पे दिया है, वो थ्योरी बेस्ड होती है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में उसने सोचा होगा, द टाइम, जिसके फ्रेम में उसने सोचा होगा, स्पेस, ये सब चीजें का ही रिफ्लेक्शन होता है थ्योरी। उसने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रोडक्शन, पावर एंड द थर्ड ऑर्डर, 1987 में। इसके अनुसार द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर। अगर आपको पावर स्ट्रक्चर समझना है तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी पता होनी चाहिए। और इसी हेजेमनी को आप लोगों ने लेजिटिमेसी दी है। लेजिटिमेसी मतलब उसको लीगलाइज कर दिया है बाय कंसेंट। और ये कंसेंट कैसे मिली? परसुएशन, मना कर, नॉट आउट ऑफ फोर्स, कोएर्शन नहीं, परसुएशन। और इसी से पावर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड तैयार हो जाता है, और बिहेवियर ऑफ द नेशन भी या स्टेट्स भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है, पावर स्ट्रक्चर के ऊपर। इंटरनेशनल सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय द यूएस एंग्लो एक्सिस। सबको पता है इंग्लैंड, मतलब यूरोप एंड यूएस, इनके ही डोमिनेशन पे पूरा दुनिया चल रहा है। एंड दे हैव डेवलप्ड अ वर्ल्ड ऑर्डर दैट सूट्स देयर एक्सिस या दिस एक्सिस। उन्होंने हम लोग को एक चश्मा पहना दिया, हम लोगों ने पहन भी लिया क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है टेम्पररी, लेकिन एक्चुअली में फायदा इन लोगों का हो रहा है। ये हमारे कल्चर को, सब कुछ, ये हमारे कल्चर्स को, हमारे बिहेवियर को, इंडिया के बिहेवियर को, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग कंट्रीज के बिहेवियर को कंट्रोल करने लगे। The Anglo-US या US Anglo hegemony was based on coercion, और इन्होंने coercion का भी इस्तेमाल किया है, इन्होंने consent का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, कॉक्स आगे फर्दर कहता है, he believes that soon there would be a counter hegemonic movement। ये भी मार्क्स की तरह सोचते हैं कि counter hegemonic movement होगा to challenge this common sense notion of free trade। सबके लिए फ्री ट्रेड नहीं हो रहा है ना, सबके लिए तो फ्री ट्रेड नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लोग छोटे इकोनॉमी, उनका तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं ये कॉमन नोशन ऑफ फ्री ट्रेड बीइंग बेनिफिशियल फॉर ऑल। ये जो बताया जा रहा है कि कॉमन है, बेनिफिट करेगा, सबको बेनिफिट करेगा, ऐसा नहीं है। और इसी के बेसिस पे काउंटर हेजेमनिक मूवमेंट होगा जरूर। इसके मैं दो एग्जांपल दे दूं। जैसे पहले लुकीस था, हम लोगों ने एक्ट ईस्ट पे कन्वर्ट किया। इस समय हम लोग की प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम लोग तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ देखिए, जितने सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब में हेजेमनी जो है वो यूएस की है। इन अदर वर्ड्स, इनके अंदर जो वोटिंग राइट्स होती हैं वो उनके पास ज्यादा होती है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसकी ज्यादा डोनेशंस है, जिसकी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस है, इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस पे। सो यू सी, दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव लॉस्ट देयर न्यूट्रलिटी, बिकॉज इन इंस्टीट्यूशन में डेमोक्रेसी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज, और ये क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द इकोनॉमिक फ्रंट। और यही आगे चल के IR, इंटरनेशनल रिलेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो बड़ा सिंपल था। आगे हम लोग और भी एग्जांपल के साथ देखेंगे बाकी के 3 एस्पेक्ट्स को। तो जैसे मैंने कहा कि इस स्लाइड के बाद हमें जो देखना है वो है वॉल्टरस्टन का ये चीज, और उसके बाद हमें देखना है कि किस तरीके से एंड ऑफ कोल्ड वॉर से लेकर के फाइनेंशियल क्राइसिस तक, और उसके बाद एक कंक्लूजन देखना है। तो 3 ऐसे स्लाइड्स हैं जो हमें और देखना है, अलॉन्ग विद 3 या 4, और अलॉन्ग विद दिस हमें एक थोड़ा सा एग्जाम्पल या केस स्टडीज और देखना है। तो आई होप आप लोग को ये मार्क्सिज्म का पहला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो नोट्स को दोबारा देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।